नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। यहां से हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स। ये इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है, कहां पे कोई पर्टिकुलर मूवमेंट था और उस मूवमेंट से रिलेटेड लीडर का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी तो जैसे मैं बताती आई रही हूं कि याद रखनी है, कौन से ईयर में हुआ था या किस टाइम पीरियड के दौरान ये सब हुआ था। तो पहला हम देखेंगे किसान सभा मूवमेंट। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो अवध में तालुकदार थे उनको उनका लैंड वापस मिल गया था। इसकी वजह से क्या होता है, तालुकदार और जो बिग लैंडलॉर्ड्स होंगे उनका जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है उस पे होल्ड हो जाएगा। अब जितने भी कल्टीवेटर्स होंगे उनसे काफी ऊंचे ऊंचे रेंट्स वसूले जा रहे थे। इस वजह से सिचुएशन काफी टेंस्ड थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा सेटअप होती है 1918 में। देखिए बाय हुम, बाय गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी। जून 1920 में बाबा रामचंद्र अर्ज करते हैं नेहरू जी को कि आप यहां पे आइए और यहां की प्रॉब्लम्स देखिए। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभाएं, मतलब इस टाइम पे किसान सभा काफी कॉमन होती जा रही थी। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली तालुका जो थी सूरत डिस्ट्रिक्ट में थी। यहां पे काफी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था जब गांधी जी आ गए थे नेशनल पॉलिटिकल सीन में। अब मूवमेंट कब से स्टार्ट होता है, जनवरी 1926 से, जब अथॉरिटीज ये डिसाइड करती हैं कि वो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर देंगी 30% से। कांग्रेस लीडर्स काफी एकदम से आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बारडोली इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है। कमेटी देखती है कि जो हाइक है ये अनजस्टिफाइड है, जो रेंट बढ़ाया गया है। फेब 1926 में वल्लभ भाई पटेल को लीड करने के लिए बुलाया जाता है इस मूवमेंट को। यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था किसने, विमेन ने, जो वहां की औरतें थी बारडोली की, उन्होंने। तो आपको ये फैक्ट अपने आप में याद रखना है। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने 13 छावनी या फिर वर्कर के कैंप्स बनाए थे और बारडोली सत्याग्रह पत्रिका भी यहां पे निकाली जाती थी लोगों को और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए। इसी पॉसिबिलिटी में पटेल के अरेस्ट की पॉसिबिलिटी की वजह से गांधी जी भी वहां पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है ब्लूमफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैक्सवेल कमेटी। वो डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। और वो देखते हैं कि ग्रोथ एंड रेवेन्यू जो है इसको रिड्यूस कर देते हैं 30% से 6.03%। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या सभा कब आई, लखनऊ में आई अप्रैल 1936 में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी शहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे, एनजी रंगा इसकी जनरल सेक्रेटरी थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तेभागा मूवमेंट देखेंगे, सितंबर 1946 बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा ने एक कॉल दिया इंप्लीमेंट करने का मास स्ट्रगल से। फ्लड कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी ऑफ तेभागा, 2/3 शेयर, तेभागा 2/3 हिस्सा टू द बर्गरदास द शेयर क्रॉपर्स। स्टॉर्म सेंटर कहां था, नॉर्थ बंगाल। मोस्ट प्रोमिनेंट रोल था यहां पे बंगाल किसान सभा का। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, कब तक, बगरदार अधिनियम तक, जो आया 1949 में। तेलंगाना मूवमेंट की बात करें, ये सबसे बड़ा पीजेंट गुरेला वॉर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जिससे 3000 से ज्यादा विलेजेस प्रभावित थे, 3 मिलियन पॉपुलेशन प्रभावित हुई थी। प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद की अंडर असरजाही निजाम्स, यह कॉम्बिनेशन था यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डोमिनेशन का। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी, सिविल लिबर्टीज नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। जो ये बड़े बड़े लोग थे देशमुख जागीरदार, इनके द्वारा, और एक फोर्स लेबर भी होता था वेट्टी यहाँ पे। इस वॉर के टाइम पे कम्युनिस्ट लेड गुरिल्ला ने काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया तेलंगाना में। अपराइजिंग शुरू होता है जुलाई 1946 में, जब कोई देशमुख ठग मर्डर कर देता है विलेज मिलिटेंट को इन जनगांव तालुक ऑफ नालगोंड। मूवमेंट की ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी थी बिटवीन अगस्त 1947 टू सितंबर 1948, जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैदराबाद को टेक ओवर कर लेती हैं। जो ये मूवमेंट होता है ये फिजल आउट कर जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले या इंडिपेंडेंस के टाइम के नजदीक वाले, ये आपको याद रखने हैं। मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, अब शुरू के एफर्ट्स देखेंगे हम अपलिफ्ट करने के लिए वर्किंग क्लास को। 1870s में ससिप्ता बनर्जी ने एक वर्किंग वुमेन क्लब स्टार्ट किया था और एक न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी। 1878 सोराबजी शपूरजी बंगाली ने ट्राई किया था टू गेट अ बिल जो अच्छे से वर्किंग कंडीशंस हो लेबर की,
जो कि पास हुआ था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा, दीन बंधु, और सेट किया था इन्होंने क्या, बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन। 1899 में पहली स्ट्राइक हुई थी बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज, काफी वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला था। तिलक के केसरी और मराठा ने भी इनके लिए कैंपेन किया था, जो ये स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई थी। बात करेंगे AITUC की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अक्टूबर 31, 1920। INC के प्रेसिडेंट थे उस साल लाला लाजपत राय, इन्हीं को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट AITUC का, और दीवान चमनलाल पहले जनरल सेक्रेटरी बने। ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाजपत राय वाज द फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से लिंक किया था इन्होंने कहा था इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म जो है ये जुड़वा बच्चे हैं कैपिटलिज्म के। ट्रेड यूनियंस एक्ट की बात करें 1926 के, तो इससे क्या हुआ था, ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस बनाया गया था, कंडीशंस ले डाउन हुई थी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज थी ट्रेड एसोसिएशंस की जो कि सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटीज के परव्यू से बाहर थी, तो उसमें सर्टेन लिमिट्स भी फिक्स की गई थी उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी का और कंसल्टेशन बोर्ड्स बनाएंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। इलीगल बना देंगे उन स्ट्राइक्स को इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक पोस्ट्स, रेलवेज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, अनलेस हर एक इंडिविजुअल वर्कर प्लानिंग कर रहा है टू गो ऑन अ स्ट्राइक एडवांस नोटिस देके। ऐसा नहीं आप बस जाके धरना दे दो, ऐसा नहीं होगा। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इंपॉर्टेंट है ये, 1929 मार्च 1929 में गवर्नमेंट 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है और 3.5 ईयर का ट्रायल जो होता है उससे क्या होता है, कन्विक्शन हो जाता है मुजफ्फर अहमद का, ऐसे डांगे का, जॉगलेकर का, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अदर्स। ऐसा इन पे आरोप लगाया गया था कि ये डिप्राइव करना चाहते थे एम्परर को ऑफ द सोवरेन पावर ऑफ द इंडिया। इस ट्रायल को काफी वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी, पर इसने वीकेंड कर दिया था वर्किंग क्लास मूवमेंट को। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ईयर पता होना चाहिए, लीडर्स के कुछ नाम पता होने चाहिए, दैट्स इट। चैलेंजेस बिफोर द न्यूबॉर्न नेशन, नया नया नेशन बना है तो चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है अगस्त 14-15 को 1947, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक हिस्टोरिक स्पीच देते हैं। आप लोगों में से पढ़ी हो किसी ने तो बहुत अच्छी स्पीच है, जरूर पढ़िएगा, किसी ने नहीं पढ़ी है तो। अगस्त 15, 1947 जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया का और हॉइस्ट करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। पहली कैबिनेट देखेंगे, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। जॉन मठई, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। सरदार बलदेव सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। जय रामदास दौलतराम, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम, मिनिस्टर ऑफ लेबर। CJ भाभा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। अमृत कौर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। रफी अहमद किदवई, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। नरहार विष्णु गडगिल, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। RK Shanmugam Shetty, Minister of Finance. KC Niyogi, Minister of Relief and Rehabilitation. BR Ambedkar, Minister of Law. ये स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को बिलोंग करते थे, रिजाइन कर देते हैं 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर, मिनिस्टर ऑफ विदाउट पोर्टफोलियो। मोहनलाल सक्सेना, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें से देखनी है, जो मैं बताऊं सिर्फ वही नोट डाउन कीजिएगा। रैडक्लिफ बाउंड्री और कम्युनल राइट्स। पार्टीशन का प्लान प्रेजेंट होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बननी होती हैं पंजाब और बंगाल की, मीट करती हैं 2 सेक्शंस में, एक मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक बाकी का बचे हुए को, और डिसाइड करती हैं बाय सिंपल मेजोरिटी इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ द 2 प्रोविंसेस। वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में जाता है उसको इतनी टेरिटरी मिलती है और ऐसी वेस्ट बंगाल इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। अब दोनों साइड्स में रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ होती है, साइजेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी बन जाते हैं। इतना बताया हुआ है कितना ईस्ट पंजाब को कितना स्क्वायर माइल मिलता है, कितने लोग मिलते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। अब जो बाउंड्री कमीशन होता है ये किसके चेयरमैनशिप के अंदर होता है? सर सिरिल रैडक्लिफ के अंदर। रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाती है अगस्त 12 तक। माउंटबेटन इंटेंशनली इसको पब्लिक करते हैं आफ्टर अगस्त 15, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना कॉन्सिक्वेंसेस की, जैसे कि भाई माहौल दिख रहा होता है उस वक्त कितने दंगे हो रहे होते हैं, तो और उसके रेपरकेशंस ब्रिटिशर्स पे ना डलें, मतलब आजाद हो गया ना इंडिया, तो अब तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवीजन ऑफ सिविल गवर्नमेंट की बात करें तो सिविल गवर्नमेंट को एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए एक पार्टीशन काउंसिल बनती है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं गवर्नर जनरल और 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। काउंसिल को हेल्प करती है एक स्टीयरिंग कमेटी जिसमें HM पटेल और मोहम्मद अली होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे।
बस ये इंपॉर्टेंट है। एक डिवीजन बनता है डिफेंस पर्सनल और इक्विपमेंट्स का, दैट इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और असैसिनेशन ऑफ गांधी देख लीजिए, ऑन द इवनिंग ऑफ जनवरी 30, 1948 बिरला मेंशन न्यू दिल्ली में गांधी जी को गोली मार दी जाती है बाय नाथुराम गोडसे। अब एड्रेस करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे नेहरू जी, और वो बोलते हैं मूड और स्पिरिट ऑफ द टाइम को, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अ लाइफ। कई बार ऐसे पूछ लेता है ये लाइन कब और किस उपलक्ष्य में बोली गई थी। और बेस्ट प्रेयर वी कैन ऑफर him and his memory is to dedicate ourselves to truth and to the cause for which the great countrymen of ours lived and for which he died. Feb 4, 1948 में आरएसएस को बैन कर देती है गवर्नमेंट। बैन लिफ्ट होता है जुलाई 1949 में, जब आरएसएस एक्सेप्ट कर लेता है कंडीशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कई बार कोई लाइंस, ये सब याद रखनी है, अदरवाइज इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको इंडियन स्टेट्स बोलते थे। उनका पूरा एरिया ये दिया हुआ है। नंबर जो था उनका नो फ्यूअर देन 562 था। इसमें छोटे छोटे स्टेट्स थे जैसे बिलबेरी, जिनकी पॉपुलेशन देखो सिर्फ 27 और ईयरली इनकम है ₹8। और कुछ बहुत बड़े स्टेट्स थे जैसे कि हैदराबाद, दैट वाज एज बिग एज इटली। तो पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, अब कौन कौन सी पॉलिसीज यूज की गई 1935 से 47। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसने एक फेडरल असेंबली प्रपोज की थी, हमने देखा था। अब इसके अंडर क्या हुआ था, यूनियन जो था एग्जिस्टेंस में आना था और प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनकी आधी से ज्यादा सीट काउंसिल में थी और एटलीस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है अप्रूव थी टू ज्वाइन द प्रपोज्ड यूनियन। लेकिन ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया टू ज्वाइन द यूनियन, तो यूनियन जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था। मैंने आपको बताया था फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में स्कीम आई थी। फिर आया इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सरदार पटेल इंचार्ज थे स्टेट्स मिनिस्ट्री के, इंटरिम कैबिनेट के। वीपी मेनन की हेल्प से, जो कि सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में, उन्होंने अपील की कि थोड़ी पेट्रियोटिक फीलिंग्स जगाओ रूलर्स के अंदर कि वो इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर लें इन मैटर्स ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, जो पार्ट थे पैरामाउंसी ऑफ द क्राउन का। उसके बाद क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया को, सोवरेनिटी नहीं अफेक्ट होंगी जब वो ज्वाइन करेंगे। तो बाय अगस्त 15, 1947 136 स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। जो बाकी की थी वो प्रिकैरियसली आउटसाइड थी। प्लेबिसाइट और आर्मी एक्शन की बात करें तो जूनागढ़ की बात करें अगर, तो मुस्लिम नवाब जो थे वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन चाहती थी इंडियन यूनियन ज्वाइन करना। इस फेस में रिप्रेसिव एटीट्यूड जो था नवाब का, यहाँ पे प्लेबिसाइड होता है, मतलब आप लोग वहां के लोग जो होते हैं ना वो वोट करके बताते हैं यस या नो, जाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। तो ये जो होता है वो डिसाइड होता है इन फेवर ऑफ इंडिया। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद को सोवरेन स्टेटस चाहिए था। पब्लिक जो थी वहां पे मतलब काफी इंटेंस मूवमेंट्स हो गए टू ज्वाइन इंडिया। निजाम आए ऑन द रिप्रेशन पॉलिसी अगेंस्ट द एजिटेटर्स। इंडियन आर्मी एंटर होती है 13 सितंबर 1948 को, निजाम सरेंडर कर देते हैं। तो हैदराबाद इवेंचुअली इनकॉर्पोरेट हो जाता है इंडिया में बाय नवंबर 1949। अब बात आती है कश्मीर की। स्टेट जो था जम्मू कश्मीर का, वहां पे हिंदू प्रिंस थे और मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी। तो प्रिंस ने बोला हमें सॉवरेन स्टेटस चाहिए फॉर द स्टेट। वो रिलक्टेंट थे कि वो नहीं जाएंगे, दोनों में से किसी के पास भी नहीं जाएंगे। जैसे उन्होंने प्रोकास्टिनेशन अपना बढ़ाया, न्यूली स्टैब्लिश्ड जो स्टेट था पाकिस्तान का, उन्होंने अपने फोर्सेस भेज दी श्रीनगर की तरफ। अब यहाँ पे प्रिंस वाज फोर्स्ड टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। इंडियन ट्रूप्स वहां से डिस्पैच हुए टू डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट रेडर्स फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया की कंप्लेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गई रिगार्डिंग, क्योंकि वहां से पाकिस्तान ने रेड किया था। और उसके बाद स्पेशल स्टेटस जो था वो किससे मिला था, आर्टिकल 370 से, जो भी अब जिसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है आप लोगों को पता ही है अच्छे से। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन की बात करें तो आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ 3 मेन प्रिंसली स्टेट्स, 2 मेन प्रॉब्लम क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेट्स इनटू, मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया जाए इनको और कैसे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स बनाया जाए। तो ये कैसे हुआ, छोटी स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया इनटू कॉन्टिगुअस प्रोविंसेस एंड लिस्टेड इन पार्ट ए, जैसे कि 39 स्टेट्स उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के सेंट्रल प्रोविंस में, उड़ीसा में, गुजरात में, इस तरीके से। फिर कुछ स्टेट्स को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया फॉर स्पेशल रीजंस लिस्टेड इन पार्ट सी, जैसे हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब। 5 यूनियंस बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रावनकोर, कोचिन। इनिशियली इन स्टेट्स ने एसीड कर दिया, मान गए ये इन डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। बाद में इनको लगा थोड़ा और क्लोजर एसोसिएशन होना चाहिए। 5 यूनियंस और मैसूर ने एक्सेप्ट किया इंडियन जुरिस्डिक्शन यूनियन का और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स का, एक्सेप्ट टैक्सेशन are subject to differences as under article 238 और सुपरवाइजरी पावर फॉर यूनियन फॉर 10 years। 7th अमेंडमेंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पार्ट बी स्टेट्स को अबॉलिश कर दिया एज अ क्लास एंड फॉर्म्ड
1 क्लास आउट ऑफ पार्ट्स ए एंड बी। ये पॉलिटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, अदरवाइज जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का इन व्यू ऑफ साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्सेप्ट और आइडिया आया था वो आया था विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये यहाँ पे मतलब वर्ड्स में मेंशन नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया तो महात्मा गांधी ने बोला था इस फैक्ट को इन 1922। जनवरी 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट हुआ था, जहां पे महात्मा गांधी प्रिजाइड कर रहे थे। ये एक अटेम्प्ट था टू आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर इंडिया। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल जो होंगे बाय द गवर्नमेंट और जुडिशरी और आंसरेबल होंगे टू द पार्लियामेंट, ये नेहरू रिपोर्ट में आया था, मैंने आपको बताया भी था जब हमने पढ़ा था, ऑफ 10 अगस्त 1928। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया नियरली आफ्टर 21 ईयर्स। फिर अगस्त ऑफर में 1940 के ब्रिटिश ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार। एक्सेप्टेंस के बाद भी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी थी वहां पे। फिर क्रिप्स मिशन से, जो कि कंप्लीट फेलियर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया यहां से एक्सेप्ट हुआ था और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुई थी जो कि प्रेजेंट हुई थी बाय द कैबिनेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का वो इनडायरेक्टली था कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्ट किया फंक्शनिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। काफी बड़ी थी इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। कैबिनेट मिशन ने डिटरमिन नहीं किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान पे बेस्ड थी? कैबिनेट मिशन प्लान पे, याद रखना ये चीज। अच्छा, सबसे पहले आइडिया किसने प्रेजेंट किया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन? मैं बता चुकी हूं, पर आप जरा कमेंट डाउन करिए। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया, अब पहले तो ये देखो रिप्रेजेंटेटिव का वो क्या था? रिप्रेजेंटेशन, 1 रिप्रेजेंटेटिव ओवर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट पूछा हुआ है पेपर में। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि हम तो बॉयकॉट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जब देखा कि हमारी काफी वीक पोजीशन है। उन्होंने पहले सेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। मेंबर्स का जो नंबर था वो काफी गिर गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिएट हो गया और बॉयकॉट कर दिया इन्होंने, मुस्लिम लीग ने। 235 रिप्रेजेंटेटिव्स रह गए थे प्रोविंसेस से और 73 प्रिंसली स्टेट से। तो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था वो साइन हुआ बाय दीज बचे हुए 308 मेंबर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कब अडॉप्ट हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 26 नवंबर 1949 को। नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे कैसे फॉर्म में आई, शेप में आई। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई, किससे अलग? कोल्ड वॉर से अलग, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी, मतलब हम किसी भी पाले में नहीं जाएंगे। उसके बाद इंडिया लीडर बन गया इस कॉन्सेप्ट का, नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी का। फ्रीडम स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस का, जवाहरलाल नेहरू काफी इन्फ्लुएंशियल और पॉपुलर लीडर के तौर पे उभर के आए थे। इनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस थी फॉरेन पॉलिसी हमारी। इन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया था फॉरेन पॉलिसी का। प्रैक्टिकली हमारी एक नेशनल पॉलिसी थी जो कि बेस्ड थी सहमति से। किनकी सहमति से? पॉलिटिकल पार्टीज की, और क्या जनरली पब्लिक सोचती है। लेकिन इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी थे। एक तो नॉन अलाइनमेंट, हम किसी तरफ नहीं जाएंगे, ना यूके की तरफ, ना यूएसएसआर की तरफ, ना यूएस की तरफ। और पंचशील, और कंटिन्यू करेंगे हम अपने रिलेशंस कॉमनवेल्थ के साथ। जो था ना, ये नेहरू जी का ही कंट्रीब्यूशन था। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, इंटरनेशनल पीस एनहांस करना, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की डेवलप करना, और हमारे लोगों के लेजिटिमेसी ऑफ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। बाहर भी इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे अब्रॉड, उनके भी। तो इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व होती है। अब देखो, पहले जनरल इलेक्शंस, ट्रेंड्स और चैलेंजेस, ये कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए ना। अप्रैल 1950 में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास होता है, इंडियन इलेक्शन कमीशन फॉर्म होता है। सुकुमार सेन, जो कि इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर है, वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, और 21 ईयर्स ऑफ एज वाले रजिस्टर किए जाते हैं एज वोटर्स। और किसके लिए वोट होनी होती है? 489 लोकसभा सीट्स के लिए और 3283 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के लिए। कितनी सीट्स हैं अब लोकसभा में और राज्यसभा में? आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे प्रेजेंट स्टेटस। पहले जनरल इलेक्शंस कब होते हैं? अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक। 53 पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से 14 नेशनल पार्टीज थी। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे क्या क्राइटेरिया है किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए टू बी अ नेशनल पार्टी। पहले जनरल इलेक्शन में 3 टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। 314 थी सिंगल सीट्स की,
86 थी 2 सीट्स वाली और एक थी 3 सीट्स की। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, पता है सबको क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे। फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो गया था प्रिपेयर। ऑपोजिशन पार्ट में पार्टीज थी, जनसंघ, श्याम प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी, ये सब। उस टाइम पे लिटरेसी रेट देखिए कितना था, 16%। अब बताइए जरा मुझे लिटरेसी रेट कितना है। तो सेपरेट कलर्ड बैलेट बॉक्सेस अरेंज हुए थे। कैंडिडेट का नेम, इलेक्शन सिंबल मार्क हुआ था अलग अलग वोटिंग बॉक्सेस पे अलग अलग रंगों के। इलेक्शन सिस्टम और प्रेपरेशन, बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस, देखिए कितना सारा स्टील यूज हुआ था, बैलेट बॉक्सेस कितने सारे यूज हुए थे, प्रोग्राम्स प्रेजेंट हुए थे ऑल इंडिया रेडियो पे एजुकेट करने के लिए वोटर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, और स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई थी। इलेक्शन कमीशन को काम दिया गया था ये सब करने का। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में, वहां पे जहां पे इंडियन करेंसी भी प्रिंट होती है वहीं पे ये बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हुई थी। रिजल्ट्स ये हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंटेस्ट की थी 472 सीट्स और विन की थी 364 सीट्स। 45.7% जो थे वोटर्स ने वोट किया था इलेक्शंस में। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे और इतने यहाँ पे 40% एलिजिबल विमेन ने भी वोट किया था। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ये विनिंग पार्टीज एंड ऑल का। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बस एक जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट्स अंडर नेहरूज लीडरशिप 1947 से 64 तक। कुछ प्लानिंग से रिलेटेड एफर्ट्स आए। गांधीयन स्कीम से आचार्य श्री मन्नारायण ने ये क्लेम किया कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं लाइफ की वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एमसी राय ने प्रपोज किया जनता योजना, जो एक प्रपोजल था नेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड का। जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय योजना, ये भी गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे बेस्ड था। गांधीयन मॉडल की बात जब भी हम करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा ये बेस्ड होगा ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग के? भाई कंस्ट्रक्शन किस चीज का? एक बेस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का, इंप्रूव करना हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नेशनल वेल्थ जो है उसका सही और ग्रोथ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस प्रमोट करना, डिजीजेस और इलिटरेसी को कम करना, पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ट्रेड कॉमर्स बढ़ाना, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देना एंटरप्रेन्योर्स को, मॉडर्न इफेक्टिव और कंपेटिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देना पूरा इंडियन इकोनॉमी को। अगर हम बात करें प्लान्स की तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखेंगे। कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है। फर्स्ट, एक तो आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है। यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करेगी, जाहिर सी बात है, एकदम से नया नया नेशन बना है, शुरुआत हुई है। इमीडिएट गोल्स क्या होंगे? रिफ्यूजीज को रीसेटल करना है, फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। तो खैर आज तक चल रहा है। और ये जो प्लान था ये सक्सीड हुआ था अपने गोल्स को अचीव करने में। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो किस चीज को प्रायोरिटी दी गई? हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को। थर्ड 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चर को फिर से प्रायोरिटी दी गई। इंडो चाइना वॉर हो गया था इस टाइम पे, पाकिस्तान इंडिया वॉर हो गया था। प्रायोरिटीज जो हैं उनको फिर लिमिट किया गया कि डिफेंस की नीड्स फुलफिल की जाएं। बहुत सूखा भी पड़ा इस टाइम पे, जिसकी वजह से प्लान में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ गया था। लैंड और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। गवर्नमेंट ने एम्फेसिस दिया कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करो तो मिडिलमैन अब अबॉलिश हो जाएंगे और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन पाएगा फार्मर्स के साथ। एग्रीकल्चर लेबर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक 20% टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो थे वो लैंडलेस थे बिल्कुल। तो इसका मतलब सबके पास लैंड नहीं था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा आर्टिकल अमेंड हुआ था ये लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? आर्टिकल 31। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें तो टेनेंट्स को परमानेंट राइट दिया जाए टू प्लो द लैंड, मतलब कोई लैंड को बोने के लिए, लेकिन सेल नहीं कर सकते थे वो लैंड को। 1 साल बाद सिर्फ टेनेंट्स जो 10 टाइम टैक्स दे रहे हैं वो बेच सकते थे। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो लैंड होल्डर्स बन जाते थे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। तो प्रपोजल्स क्या दिए गए? लैंड रेंट को, मतलब लैंड रेंट आधे से या 1/4 के टोटल प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लैंड जो है जो नहीं है टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, नहीं उसका रीऑर्गेनाइजेशन होना, उसकी ओनरशिप टेनेंट को दे देनी चाहिए। रिमोट लैंड लॉर्ड्स जो हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। इंडिविजुअल एग्रीकल्चर को एनकरेज करना चाहिए। लैंड सीलिंग की बात करें तो लैंड सीलिंग एक्ट कब आया? 1950s में, पर वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे
इम्प्लीमेंट हुआ। लैंड डिमार्केशन को पार्शियल सक्सेस मिली। लैंडलॉर्ड्स ने अपने सरप्लस लैंड्स किस किस को दे देंगे, वो किसी रिलेटिव को दे देंगे, फ्रेंड्स को दे देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनवरी 1947 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इंडिया की पहली नेशनल लेबोरेटरी है, ये बनी। 1952 में पहले 5 इंस्टीट्यूट्स बने टेक्नोलॉजी के, किस पैटर्न पे, आफ्टर द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहां पे, खड़गपुर में सेटअप हुए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन आया, हेडेड बाय होमी जे भाभा, अगस्त 1948 में। 1954 में गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, होमी भाभा इसके सेक्रेटरी थे। अगस्त 1956 में इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रॉम्बे, एशिया का पहला था ये फंक्शनल हो गया। 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ने एक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी एट थुम्बा, टर्ल्स बोलते हैं जिसको, इसको स्टैब्लिश किया। एजुकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1961 में जो कि कहा था कि स्टेट जो है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देगी 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए, इसको 66 में एक्सटेंड किया गया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली। 2002 में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया गया। 1964 में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 18 से 54 हो गई। 1949 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया डॉक्टर एस राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आया था, यूजीसी जिसको बोलते हैं हम, 1953 में। और असिस्ट करने के लिए और एडवाइस करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एकेडमिक मैटर्स पे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ कब, सितंबर 1961 में। 1955 में गवर्नमेंट ने एंटी अनटचेबिलिटी लॉ पास किया। विमेन के इक्वल राइट्स के लिए हिंदू कोड बिल भी आया जो कि मूव हुआ था पार्लियामेंट में 1951 में। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, भाषा के आधार पे इंडिया जो था डिवाइडेड था 4 कैटेगरीज में। ए कैटेगरी कौन सी थी, ये मतलब 10 थे ये टोटल, इसमें ये सारे स्टेट्स प्रोविंसेस आते थे। बी कैटेगरी 8 थे, ये जो हैदराबाद जम्मू कश्मीर ये सब आते थे। सी कैटेगरी 10 थे, बिलासपुर भोपाल दुर्ग ये सब आते थे। और डी कैटेगरी में था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस अरेंजमेंट से हर कोई डिससेटिस्फाइड था। तो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 22 दिसंबर 1953 में, फाजिल अली कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में और कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्टेट्स का। पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किए रिकमेंडेशंस और कुछ चेंजेस लेके आए। 1956 में वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होगा। इससे 14 स्टेट्स और 5 यूटीज आए थे। अभी प्रेजेंटली कितने स्टेट्स और कितने यूटीज हैं बताइए कमेंट डाउन करके। पंचशील की बात करें तो ये इंडिया की पीस सीकिंग कैपेबिलिटीज के लिए एक डॉक्ट्रिन था। नया डायरेक्शन दिया इसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को 1954 के बाद से। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और सोवरेनिटी को। नॉन एग्रेशन रहेगा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे। पीसफुल को एक्जिस्टेंस की बात करेंगे। सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड पीस, इंडिया वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस का। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया सैन फ्रांसिस्को में और साइन किया था चार्टर लीगल स्टेट होने का। पहली नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था विजन से 29 अफ्रीकन एशियन कंट्रीज की विजन से। कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, बांडुंग इंडोनेशिया में 1955 में। इस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू, गमल अब्दल नसीर ऑफ इजिप्ट और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के, इन्होंने एम्फेसिस किया था कि नॉन अलाइंड होनी चाहिए कंट्रीज कलोनियलिज्म की का अंत करने के लिए। तो सितंबर 1961 में पहला नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट, पार्टीशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इंडस के पानी के ऊपर शेयरिंग का इशू। वर्ल्ड बैंक ने इसको, मतलब मेंटोर था इस टाइम पे, ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक। इंटरिम एग्रीमेंट हुआ कैनाल वाटर्स पे अप्रैल 17, 1959 में। बहुत सारे इसके बाद एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, आज भी कई बार ये हम न्यूज में सुनते रहते हैं। चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया की बात करें 1962, 23 सितंबर 1962 में चाइनीज फोर्सेस ने एनक्रोच किया थॉटफुली द मैकमोहन लाइन। ये डिमार्केट करती है इंडिया और चाइना को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी एरिया से। चाइना ने इन्वेड किया फ्रॉम लद्दाख टू नेफा और इसकी वजह से इंडियन आर्मीज को मतलब काफी डिफीट का भी सामना करना पड़ा था। चाइना ने काफी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली थी। 1962 में 6 अफ्रो एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, म्यांमार, यूएई, रिपब्लिक ऑफ घना, श्रीलंका ने अटेम्प्ट किया टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज थ्रू कोलंबो रेजोल्यूशन। इंडिया ने अप्रूव किया था इसको, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जो अभी हमने देखी। अब हम देखेंगे इंडिया आफ्टर नेहरू। मैं आपको फिर बता रही हूं, इस वाले सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कई बार मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये वाले टॉपिक्स
एड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, मई 1964 के बाद गुलजारी लाल नंदा को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है अंटिल कोई नया पार्लियामेंट्री लीडर कांग्रेस पार्टी का नहीं इलेक्ट होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं फिर सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। ये प्राइम मिनिस्टर रहे फॉर अबाउट 18 मंथ्स। अब इंडिया को थ्रेट फेस करना पड़ा वॉर का ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान इन 1965। 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान पावर में आते हैं पाकिस्तान में, बाय मिलिट्री कू तख्ता पलट कर देते हैं ये, और फोर्सफुली प्रेसिडेंटशिप अपने हाथ में ले लेते हैं, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट होते हैं इस्कंदर मिर्जा उनको हटा देते हैं। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है सिंध की तरफ बढ़ना। ब्रिटेन के इंटरवेंशन से ये अग्री हो जाता है कि यहाँ पे एक सीज फायर होगी और सिचुएशन को कैप्चर कर लिया जाता है बिफोर वॉर कुड हैपन। अब ये कन्विंस हो जाते हैं कि इंडियन आर्मी वीक हो गई है, और अप्रोर की वजह से जो शेख अब्दुल्ला क्रिएट करते हैं अपने दूसरे ओपोनेंट्स के साथ कश्मीर वैली में, रूलिंग अथॉरिटीज जो होती है पाकिस्तान में वो डिसाइड करती हैं टू अटैक कश्मीर। सितंबर 1965 में सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाता है। शास्त्री जी प्रूफ करते हैं कि ये जो है डिसीजंस ले सकते हैं, लाइक नेहरू जी जिन्होंने नहीं उस टाइम पे ऐसे डिसीजंस लिए थे, और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वाईवी चिवान, वो भी काफी आउटस्टैंडिंग प्रूफ करते हैं इस मैटर में। सितंबर 1965 में इंडियन फोर्सेस 3 प्रॉन्च्ड अटैक लॉन्च करते हैं टैंक्स की मदद से, और लाहौर और सियालकोट को टारगेट करते हैं। एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद। यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करता है और मीडिएट करता है फॉर द सीज फायर, जो कि एक्सेप्ट करती हैं दोनों साइड्स। फिर आती है ताशकंद पीस कॉन्फ्रेंस। साउथ एशिया पीस कॉन्फ्रेंस ताशकंद में होती है। देखिए कब होती है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ईयर 1966 में। स्पॉन्सर कौन होता है? सोवियत प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं पाकिस्तान के अयूब खान, और लाल बहादुर शास्त्री जी अग्री साइन करते हैं ताशकंद मैनिफेस्टो ऑन 10 जनवरी 1966। क्या पॉइंट्स हैं इसके डिक्लेरेशन के? 2 कंट्रीज म्यूचुअली डिस्प्यूट को सेटल करेंगी, दोनों कंट्रीज फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगी बॉर्डर लाइन पे से, निगोशिएशंस कंटिन्यूड रहेंगे म्यूचुअल इंटरेस्ट के मैटर्स में, दोनों कंट्रीज इंटरफेयर नहीं करेंगी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, दोनों ही कंट्रीज पॉलिटिकल रिलेशंस स्टैब्लिश करेंगे और इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस भी स्टैब्लिश होंगे। अब यहां पे क्या होता है, एक बहुत ही सस्पेंसफुली मिस्टीरियसली लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 11th आफ्टर साइनिंग ऑफ द ताशकंद डिक्लेरेशन। मूवी भी बनी है इस पे, देख सकते हैं आप लोग चाहें तो। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं 24 जनवरी 1966 को। ये 4 बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। वो ज्वाइन करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 में और मेंबर बन जाती है 1938 में। शी आएगा यहाँ पे। शी वॉज मैरिड टू फिरोज गांधी ऑन 16 मार्च 1942 को। आनंद भवन में इनकी शादी होती है, और ये प्रेसिडेंट बनती है कांग्रेस की एट द एज ऑफ जस्ट 42। 1971 के इलेक्शंस पे इंदिरा गांधी पोल्स पे जाती है विद द स्लोगन गरीबी हटाओ। पूछ सकता है गरीबी हटाओ किसने दिया था ये स्लोगन, और ग्रेजुअली इलेक्टोरल एटमॉस्फेयर जो होता है उनके फेवर में आ जाता है। इंडिया की विक्ट्री ओवर पाकिस्तान दिसंबर 1971 में इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन जाता है इधर, तो ये नया डायमेंशन दे देती है इंदिरा गांधी की इमेज को। अब हम बात करेंगे जेपी मूवमेंट की। प्रोटेस्ट एजिटेशन हो रहे होते हैं बहुत सी जगह, जैसे कि गुजरात और बिहार, क्योंकि मतलब महंगाई को लेके हो रहे होते हैं ये प्रोटेस्ट। दिसंबर 1973 से मार्च 1974 में नव निर्माण मूवमेंट चलता है गुजरात में, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए असेंबली स्टेट में। चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल को रिजाइन करना पड़ता है और सेंटर में प्रेसिडेंट का रूल इंपोज किया जाता है। बिहार में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर पे स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत जल्दी ही जयप्रकाश नारायण इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो इशू बन जाता है वो करप्शन बन जाता है हाई पोजीशंस पे। ये कॉल करते हैं फॉर अ होलिस्टिक रेवोल्यूशन अगेंस्ट प्रिवेलेंट सिस्टम, जो फोर्स करती है लोगों को टू बिकम करप्ट। वो डिमांड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से रिजाइन करने के लिए बिहार में, और असेंबली को भी डिसॉल्व करने के लिए बोलते हैं वो। मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 1974 इंदिरा गांधी चैलेंज करती हैं जेपी टू शो द पावर टू हर ग्रुप, और ये चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन और इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। 12 जून 1975 को जो जज सिन्हा होते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो क्वैश कर देते हैं लोकसभा इलेक्शन इंदिरा गांधी का इस बेसिस पे कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, कि इलेक्शन पिटीशन फाइल है राजनारायण के द्वारा। इस केस में इंदिरा गांधी अपील करती हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द वर्डिक्ट, और कोर्ट फिक्स करता है डे उनके हियरिंग का। जून 24 को जज वी आर कृष्णा अय्यर बोलते हैं कि
टिल दैट देन द हियरिंग कंटिन्यूज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं। जून 1975 को नेशन वाइड प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज बुला रही होती हैं और अनाउंस करते हैं कि वो लोग सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे। इंदिरा गांधी ऑर्डर करती हैं अरेस्ट मोस्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग ओपोनेंट्स का, जो उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर कर देते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी सेक्शन 352 के अनुसार। मोस्ट ऑपोजिशन लीडर्स जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, मोरारजी देसाई, बहुत से डिसेंडेंट्स कांग्रेस के, बहुत सारे जर्नलिस्ट, ट्रेड एसोसिएशंस, इन सबको अरेस्ट करा दिया जाता है अंडर द इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आनंद मार्ग, जिनकी काफी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी रही है, आरएसएस, जामात इस्लामी, इन सबको बैन कर दिया जाता है। और जुडिशरी की पावर को कम करने के लिए बहुत से लॉज, बहुत से इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पावर जो है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड है। 42nd अमेंडमेंट जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो इस रिगार्ड में काफी यादगार रहा है। इलेक्शन की बात करें 1977 की, तो इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाती है 2 बार और इंदिरा गांधी अनएक्सपेक्टेडली अनाउंस कर देती है लोकसभा के इलेक्शंस। ऑपोजिशन में जनसंघ होता है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, लोकदल, नई पार्टी बना लेते हैं जनता पार्टी, ये सब मिलके, और ये पार्टी को सपोर्ट मिल जाता है अकाली दल, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और जनता पार्टी और उनके अलाइज को 330 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 550, और इंदिरा गांधी की पार्टी को सिर्फ 154 सीट्स मिलती हैं। बाला साहेब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे मुंबई के, वो नई पार्टी बनाते हैं शिवसेना। कब? 1966। इंदिरा गांधी अडॉप्ट करती हैं पाथ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इन जुलाई 1969। वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ नेशनलाइजेशन बैंक्स का? 1969 में। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से रूलर्स रॉयल स्टेट्स के मर्ज हो जाते हैं इनटू द स्टेट ऑफ इंडिया और उनको दिया जाता है और जगह मिल जाती है। दे वर गिवन अ प्रिवी पर्स। फॉर द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स 1971 में 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास होता है, याद रखिएगा ये आर्टिकल आप। इंदिरा गांधी रुपी डिवैल्यूएट करती हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4th 5 ईयर प्लान की बात करें तो गोल तो इस स्कीम का था, वो क्या था? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ग्रीन रेवोल्यूशन ये आया था अंडर द रूल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और बेनिफिट दिया इन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। एक छोटी वैरायटी वीट की, बॉनी वैरायटी, पंजाब अडॉप्ट करता है, हरियाणा में काफी तेज से ग्रो होती है। नई वैरायटीज राइस, पीनट्स और कॉटन की भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। 5th 5 ईयर प्लान कंप्लीट नहीं होता, अब कंप्लीट नहीं करता है अपना पीरियड। गोल क्या होता है इस प्लान का? पावर्टी एलिविएशन। शिमला अग्रीमेंट की बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बनते हैं पाकिस्तान के याहिया खान की जगह। वो प्रपोज करते हैं पीस टॉक्स इंडिया के साथ, जो कि इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती हैं। इंडिया पाकिस्तान समिट शेड्यूल की जाती है, दोनों कंट्रीज साइन करते हैं शिमला अग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, दोनों कंट्रीज एंड कर देंगे लड़ाई झगड़े, नहीं करेंगे ऐसा कुछ जो अनरेस्ट क्रिएट करे। दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस जो हैं वो चैनलाइज्ड होंगे थ्रू यूएन चार्टर। कैप्टिव्स ऑफ पाकिस्तान रिलीज कर दिए जाएंगे बाय इंडिया और लैंड ऑफ पाकिस्तान भी रिटर्न होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कश्मीर जो इंडिया ने एक्वायर किए हैं, इंडिया कंटिन्यू करेगा टू डोमिनेट देम। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आर्बिट्रेशन जो होगा वो नहीं एक्सेप्ट होगा और डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा किस तरीके से? मतलब कोई और कंट्री आके आर्बिट्रेट करना चाहे तो नहीं एक्सेप्ट होगा, शिमला अग्रीमेंट के टर्म्स पे ही चीजें सॉल्व होंगी। तो इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी बातें इस अग्रीमेंट में की जाती हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप होंगी, रिट्रीट करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इस तरीके से। 18 मई 1974 में इंडिया कंडक्ट करता है पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन में। फिर ये भी पिक्चर है, मतलब मैंने बताया ना, एवरीथिंग कैन बी स्टडीड फ्रॉम इंडियन सिनेमा। मिलिट्री बेस कैंप में थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ऑफिशियली इसको बोला जाता था पोखरन वन। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता पार्टी का रूल आता है, जनता पार्टी कंटेस्ट करता है अंडर सिमलन चक्र और हलदार। इसमें आपको ऐसे कुछ खास चीजें याद नहीं रखनी है, ये स्प्लिट हो जाती है बाद में इनटू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, ये मतलब बनी होती है काफी सारी पार्टीज को मिक्स करके और फिर से स्प्लिट हो जाती है। रीस्टैब्लिशमेंट होता है डेमोक्रेटिक राइट्स का, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ 1977 में, आर्टिकल 31D अबॉलिश किया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। इसमें इस बेसिस पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, तो इसको हटा देते हैं, टर्म आर्म्ड रिबेलियन को लगाते हैं अब इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन से, अब ये इसको प्लेस करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लीगल राइट्स। इसका आर्टिकल नंबर कमेंट कीजिए आप मुझे, कौन सा आर्टिकल है ये? लोकसभा विधानसभा का टेन्योर को रिड्यूस कर देते हैं टू 5 years। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर एनी कंसल्टेशन, मतलब एडवाइस के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है आर्टिकल 74 में। तो इमरजेंसी प्रोविजन को थोड़ा मुश्किल बना दिया जाता है।
पार्लियामेंट्री वोट भी जरूरी होगा हर 6 महीने में। ये वो सारे काम करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो ये सारी चीजें हैं कुछ, आप पॉलिटी में बहुत डिटेल में देख सकते हैं इन सब चीजों को। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 78 से 83, और इसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर आर्मामेंट्स ने वाजपेयी जी ने। इंडिया की अर्लियर पॉलिसी और स्पोक किया उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, रिफ्यूज किया उन्होंने साइन करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। इंदिरा गांधी की बात करें तो सेकंड फेज उनका 80 से 84 आता है। न्यू 6th 5 ईयर प्लान आता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर 1980 में। और 1972 वेरी इंपॉर्टेंट, सिवरन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। अब पंजाब अनरेस्ट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब क्या होता है, अपलिफ्टिंग हो, मतलब सेपरेटिस्ट फोर्सेस काफी उफान पे होती हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस पंजाब में काफी सीवियर हो जाता है। 1973 में अकाली सबमिट करते हैं आनंदपुर प्रपोजल, इस जिसमें यूज होता है टर्म सिख नेशन। जून 1980 में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीट करते हैं गोल्डन टेम्पल में, जहां वो अनाउंस करते हैं कि हम अलग सिख रिपब्लिक बनाएंगे, खालिस्तान। उनके प्रेसिडेंट थे जगजीत सिंह फ्रॉम लंदन, और भिंडरवाल यहाँ पे मतलब हिंदूज के अगेंस्ट चीजें स्टार्ट कर देते हैं, अपनी स्पीचेस होती हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग। अक्टूबर 1983 में बस को रोक के जितने भी हिंदूज होते हैं वहां पे उनको शॉट कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी परमिशन दे देती हैं टू स्टार्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ एसएस वैद्य। कर्फ्यू इंपोज हो जाता है पंजाब में 2 और 3 जून को, बहुत से सोल्जर्स सिविलियंस मारे जाते हैं। सारे सिख्स जो होते हैं दुनिया के वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं इस ऑपरेशन से। और जब इंदिरा गांधी जा रही होती हैं ऑफिस अपने घर से, तो उनके सिख बॉडीगार्ड उनको मार देते हैं। इंदिरा गांधी मर जाती हैं उस वक्त, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे ये चीज शाम को अनाउंस होती है। राजीव गांधी बनते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे, और यहाँ पे काफी एंटी सिख राइट्स होते हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी टाइम पे होती है 3 दिसंबर 1984, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो जाता है, इंसेक्टिसाइड मेकिंग प्लांट होता है एक, और ये यूसीसी फैक्ट्री होती है भोपाल में मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से 15,000 लोग मर जाते हैं। गवर्नमेंट फिर इनैक्ट करती है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। 1985 के जनरल इलेक्शंस होते हैं। राजीव गांधी जिनको अपॉइंटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं अक्टूबर 1984 में, रेकमेंड करते हैं प्रीमेच्योर इलेक्शंस। कांग्रेस जीत जाती है इसमें भी। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो क्या करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी 1985। शाहबानो केस तो आप देख सकते हैं कौन से ईयर में था, मतलब बाकी तो इसमें ऐसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस सबसे रिलेटेड है जिसकी वजह से अब ये पास हुआ है, ट्रिपल तलाक बिल। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेटेस्ट वाला होता है हमेशा, पर थोड़ा अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। केस ऑफ ओपनिंग द डोर ऑफ बाबरी मस्जिद, ये सब पुराने इश्यूज हैं, इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बोफोर्स स्कैम है जैसे, और इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987, बस आपको ईयर याद रखना है इसका, ज्यादा कुछ चीजें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1989 के जनरल इलेक्शंस, वीपी सिंह का कैसा टाइम पीरियड था उनका, वो 8th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन, मंडल कमीशन कब आया था, जनता पार्टी रूल के दौरान 1980 में, और क्या रिकमेंडेशन था कि बैकवर्ड कास्ट को 27% रिजर्वेशन दीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रशेखर गवर्नमेंट, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 10 नवंबर 1990 में। फाइनेंशियल कंडीशंस इस वक्त काफी खराब थी। 1991 के इलेक्शन, पहला फेज इलेक्शन का मई में होता है, राजीव गांधी मारे जाते हैं एक एक्सीडेंट में ऑन द नाइट ऑफ 21 मई, फिर होता है जून में। नरसिम्हा राव का पीरियड आएगा, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे साउथ इंडिया के, और उसके बाद काफी नॉलेजेबल मैन थे, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड, और इन्होंने मनमोहन को पोस्ट दी थी एज फाइनेंस मिनिस्टर अपने टाइम में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एफर्ट्स लिए गए थे टू कंटेन इन्फ्लेशन, और नेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस को रिमूव किया गया था फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाता है वो हो सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रुपी को डीवैल्यू किया गया था, काफी स्टेप्स लिए गए थे टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, और यहाँ पे काफी इंपोर्ट्स को कम किया गया था, इनकम टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया था। राव गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था पोस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज, जो कि कैपिटल रिलेटेड मैटर्स देखता था इंडिया में। इन्होंने प्रपोज किया था सेबी एक्ट 1992,
और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो था पंचायती राज को, म्यूनिसिपैलिटी का स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला राव के टाइम में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, नया पार्ट ऐड हुआ था। कौन सा पार्ट ऐड हुआ था ये जरा बताएगा कोई? और एक नया 31 शेड्यूल भी ऐड हुआ था, 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज ऐड हुए थे। फिर यहाँ पे आ जाएगा बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। भारतीय जनता पार्टी ने रेज किया था इशू राम जन्मभूमि का। 1991 इलेक्शंस में विश्व हिंदू परिषद ने अनाउंस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल शुरू होगा 6 दिसंबर 1992 में। बताइए कब से ये बात स्टार्ट हुई थी और देखिए फाइनली कब हो रहा है। बहुत से लोग गैदर हुए थे अयोध्या में और उन्होंने बाबरी मस्जिद पे अटैक कर दिया था, उसको डिमोलिश कर दिया था। कम्युनल राइट्स हो गए थे चारों तरफ। इस टाइम पे कल्याण सिंह जो है चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के। 1996 का जनरल इलेक्शन, नरसिम्हा राव ने रिजाइन कर दिया था यहाँ पे और बहुत सारे एलिगेशंस थे उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बीजेपी को मोस्ट सीट्स मिली थी इस इलेक्शन में। फिर रूल ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स बिटवीन 1996 और 1999। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी आई उभर के। प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा को ने इनवाइट किया बीजेपी को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अटल जी बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन 13 दिन बाद अटल जी की गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, उन्होंने रिजाइन करना पड़ गया था। यूनाइटेड फ्रंट ने फाइनली 13 पार्टीज को कंप्राइज करके इंक्लूडिंग नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ एच डी देवगौड़ा। और उसके बाद ये भी कोलैप्स कर गई थी। इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एंटर किया था इनटू गैंजेस वाटर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं 1997 में गुजराल डॉक्ट्राइन। 1997 में यहाँ पे ये बात थी कि इंडिया म्यूचुअल एक्सचेंजेस की बात नहीं करेगा विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एटसेट्रा। कोई साउथ एशियन कंट्री को अलाउ नहीं किया जाएगा अपनी टेरिटरी यूज करने का दूसरे के अगेंस्ट। कोई कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल अफेयर्स में। सारी साउथ एशियन कंट्रीज रिस्पेक्ट करेंगी एक दूसरे की टेरेन इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, रिजॉल्व करेंगी सब डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलेटरल टॉक्स। 20 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रू कर लिया और गुजराल ने रिजाइन कर दिया। जनरल इलेक्शन मार्च 1998। इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। एनडीए गवर्नमेंट की बात आ रही है, देखिए यहाँ पे बीजेपी को अलायंस में चला जाएगा रीजनल पार्टीज के साथ, नोन एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो पोखरान 2 ऑपरेशन शक्ति देख लीजिए आप। मई 1998 में 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होंगे और यहाँ पे अटल जी इंडिया को फुली न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर देंगे। दिल्ली लाहौर बस सर्विस स्टार्ट होगी। कारगिल वॉर इसी टाइम पे हुआ था। सेकेंड टर्म एनडीए का अक्टूबर 1999 से 2004 तक। इकोनॉमिक और सोशल स्टेप्स लिए जाएंगे कुछ। तो ये सब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लेटेस्ट पूछा जाता है। लेकिन जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया ये देख सकते हैं आप। और गोधरा कम्युनल राइट्स हुए थे इस टाइम पे। फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई थी, बहुत सारे पिलग्रिम्स की डेथ हो गई थी जो अयोध्या से वापस आ रहे थे। 2004 के जनरल इलेक्शंस, फिर अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूपीए गवर्नमेंट, मनरेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रोविजंस इसके पता होने चाहिए थोड़ा सा आपको। 2005 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गवर्नमेंट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। टेररिस्ट अटैक 2006 में सीरियल बॉम्बिंग्स हुई थी मुस्लिम सिमेट्री में मालेगांव महाराष्ट्र में। 2007 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद हैदराबाद में। एनआईए कब स्टैब्लिश हुआ देख लीजिए 2011 में। 2009 के जनरल इलेक्शंस, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मंगलयान देख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्स और बाइटर मिशन। 2014 के जनरल इलेक्शंस, एनडीए गवर्नमेंट। तो अब तो आपको पता ही है सब इसके बाद का। स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, ये हो गया। नीति आयोग कब आया देख लीजिए आप। देखिए यूनियन कैबिनेट ने अबॉलिश कर दिया प्लानिंग कमीशन अगस्त 2014 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। और एनडीए गवर्नमेंट काफी इंस्ट्रूमेंटल थी, काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया जिसका नाम था जैम। क्या था? जन धन आधार मोबाइल, सब पढ़ा हुआ होगा आपका मेरे ख्याल से। नई हेल्थ पॉलिसी आई 2018 में। आयुष्मान भारत प्रोग्राम आया। मेक इन इंडिया सितंबर 2014। हम आपको अलग से भी कराते हैं सारी स्कीम्स कवर, तो लेटेस्ट आपका कुछ मिस नहीं होगा, पुराना भी मिस नहीं होगा। बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट अप्रैल 2018 में। और 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ भी आपका सेपरेटली नहीं छूटेगा। देखिए हर एक चीज कवर हो जाएगी आपकी, जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं। जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन निश्चित आएगा। और अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं जितना आपको बताया गया, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मतलब देखिए ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपको फेथ तो करना पड़ेगा। और
मुझे एक बात पर्सनली बहुत पसंद आती है कि आप किसी एक पे भरोसा करो लेकिन 100% करो, मतलब देन देयर शुड बी नो टर्निंग बैक. एंड दिस थिंग अबाउट स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड टीचिंग एंड अ प्लेटफॉर्म लाइक आर्स, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल ट्रस्ट दिखाएं हमको, तो आपको जरूर बेनिफिट होगा ही होगा. तो आप इतना जरूर पढ़ के जाइएगा ही.